नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का बेसिक क्या है, करेंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है और किस तरीके से जो है इंडिया में हिस्टोरिकली इसका रिकॉर्ड रहा है। न्यूज़ हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार जो है इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डाटा शो कर रहा है कि करेंट अकाउंट डेफिसिट। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो चीज़ें होती हैं, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो उसका जो करेंट अकाउंट जो पार्ट है, उसका जो हमारा डेफिसिट है वो मॉडरेट होता जा रहा है, मतलब कम होता जा रहा है। 30.1 बिलियन यूएस डॉलर जो है, या बोला जाए तो 1% हमारे जीडीपी का जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट रहा है अप्रैल दिसंबर 2025 के बीच में, जो कि 2024 में इसी समय जो है 36.6 बिलियन यूएस डॉलर का था। 1.3% हमारे जीडीपी का था। जीडीपी तो हमारी बढ़ ही रही है, जीडीपी के रेशियो में जो है हमारा जो है करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता जा रहा है, इसलिए हमारा अभी 1% रह गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि एक तरीके का ये लेजर है। होता क्या है कि समझ लीजिए कि आपके पास एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर में आप इंडिया हो गया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसके बीच में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो भी हम खरीद रहे हैं, जो भी बेच रहे हैं, जो मनी का ट्रांसफ़र हो रहा है एक देश से दूसरे देश के बीच में थ्रू द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, चाहे किसी भी वे में, तो उसका एक तरीके का ये लेजर होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें जो भी ट्रांजैक्शन दिखाया जाता है इंडिया के साथ साथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ दिखाया जाता है। एज इंडियन ट्रेड्स एंड ट्रांजेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मनी फ्लो इन एंड आउट ऑफ द कंट्री। मतलब जो है देश विदेश के साथ इंडिया का जो ट्रांजैक्शन होता है, तो इंडिया में पैसा आता है और पैसा जाता भी है, तो उसको एक लेजर के रूप में जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में दिखाया जाता है। पैसे को जो है फिर उसको जो है अलग अलग सेपरेट किया जाता है कि किस किस खाते में जो है पैसा आ रहा है और किस किस खाते से पैसा जा रहा है। उस खाते को जो है अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट करना ही जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का बेसिक चीज़ है। और उस खाते को जो है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में हम जो है पार्टीशन कर देते हैं। जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट शो हाउ मच मनी वेंट आउट ऑफ द कंट्री एंड हाउ मच मनी कम इन इंडिया। ऑल मनी कमिंग इन कंट्री इज मार्क्ड एज ए पॉजिटिव। जो मतलब इंडिया में जो पैसा आता है, अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट के माध्यम से जो पैसा इंडिया में आएगा वो पॉजिटिव हो गया। या कोई देश जैसे वर्ल्ड बैंक हुआ क्या, या कोई देश हमको अनुदान देता है, ग्रांट देता है, वो भी इंडिया में पैसे के रूप में ही आता है, तो भी हमारा पॉजिटिव हो गया। दूसरा, इंडिया से अगर कोई पैसा बाहर जाता है, मान लीजिए हम इंपोर्ट करते हैं, कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जो पैसा जो है इंडिया से बाहर जा रहा है तो वो यहाँ पे निगेटिव होगा। या किसी देश को हम अनुदान के रूप में जो है डोनेशन के रूप में दे रहे हैं, तो वो भी हमारा क्या हुआ, निगेटिव हुआ। एफडीआई इंडिया में आता है तो वो पॉजिटिव हो गया, एफडीआई इंडिया से बाहर जा रहा है तो वो निगेटिव हो गया। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मैटर्स बिकॉज इट कैप्चर द रिलेटिव डिमांड ऑफ द रुपीज़, डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी। मतलब जो है फॉरेन करेंसी के रिस्पेक्ट में इंडियन करेंसी का जो है डिमांड कितना है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू जो है वो कैप्चर करता है, इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिक्स देखा जाए तो इंडियाज़ नेशनल लेजर विद द वर्ल्ड, एक तरीके से जो है जैसा कि मैंने बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक नेशनल लेजर, राष्ट्र स्तर का जो है एक लेजर है, रजिस्टर है, जो कि वर्ल्ड के साथ जो है कनेक्टेड होता है। इसमें पैसा आता है पॉजिटिव, जो पैसा जाता है उसको निगेटिव। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, पहला होता है करंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होता है, जो डे टू डे जो ट्रांजैक्शन होता है गुड्स और सर्विसेज का, और उसके माध्यम से जो पैसे का ट्रांसफ़र होता है गुड्स और सर्विस के ट्रांजैक्शन की वजह से, उसको हम करंट अकाउंट में रखते हैं। और जो कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट टाइप के जो एसेट्स होते हैं, जैसे कि एफडीआई हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के रूप में जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो आते हैं, उनके द्वारा जो ट्रांजैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। तो दो पार्ट में जो ट्रांजैक्शन होता है उसको हम कैपिटल और करंट में मतलब जो है डाइवर्ट सेग्रीगेट कर देते हैं। इसके साथ जो एक्सचेंज रेट का जो लिंक है, तो इफ़ इंडियन डिमांड्स मोर डॉलर देन अमेरिकन डिमांड्स रुपी, मतलब अगर कोई इंडियंस जो है वो डॉलर का डिमांड ज़्यादा कर रहा है कंपेयर देन अमेरिका जो है रुपीज़ का डिमांड अगर कम कर रहा है उसके अगेंस्ट में, तो डॉलर गेट्स जो है मोर एक्सपेंसिव और बैलेंस ऑफ पेमेंट डाटा रिफ्लेक्ट्स दिस पुश पुल बिटवीन करेंसी इन रियल वर्ल्ड। सिंपल एग्जांपल से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मान लीजिए हम जो है इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, क्रूड ऑयल चाहे गोल्ड चाहे कोल, कुछ भी चीज़ें इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट उतना नहीं हो पा रहा। अब इंपोर्ट जब सरप्लस होने लगेगा इंपोर्ट, तो हमको जो भी इंपोर्ट का पैसा है वो डॉलर में देना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा, डॉलर का डिमांड बढ़ता जाएगा। डॉलर की डिमांड के बढ़ने की वजह से रुपया जो है वो कमज़ोर होता जाएगा। इसके अगेंस्ट में अगर देखा जाए कि अगर हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, सर्विस सेक्टर है, हमारा स्किल लेबर है, रेमिटेंस वगैरह आ रहा है, तो हम जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा कि डॉलर हमको ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर जो है डॉलर जो सरप्लस हो जाने की वजह से जो है हमारा करेंसी जो है अप्रिशिएट होगा डॉलर के अगेंस्ट में। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि डॉलर के अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन से क्या होता है, हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर भी फर्क पड़ता है। गवर्नमेंट का ये टारगेट होता है कि हमारी करेंसी जो है थोड़ा सा जो है डिप्रिसिएट होकर के रहे, डिवेल्यूट होकर के रहे, जिससे हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है।
तो जब डॉलर जो है फॉरेक्स मार्केट में ज़्यादा हो जाता है तो आरबीआई क्या करता है, उसको एक्सेस डॉलर को एब्जॉर्ब करके अपने फॉरेक्स रिजर्व में जो है भर लेता है। ये फॉरेक्स रिजर्व में जो पैसा होता है, मतलब फॉरेन करेंसी के रूप में, गोल्ड के रूप में, बेसिकली ज़्यादातर वो डॉलर के रूप में ही होता है। तो उस फॉरेन जो फॉरेक्स रिजर्व होता है उसका यूज हम क्राइसिस के समय, चाहे बैलेंस ऑफ पेमेंट का जब हमारे पास क्राइसिस किसी कारण से आ जाता है, जैसे अभी एग्जांपल के लिए ईरान की लड़ाई चल रही है, यूएसए और ईरान की लड़ाई की वजह से अगर कच्चा तेल $150 पर बैरल चला जाता है तो हमारा इंपोर्ट बिल अपने आप जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इंपोर्ट बिल बढ़ जाने की वजह से जो है हमारा जो है करंट अकाउंट जो है और ज़्यादा जो है डिफिसिट होने लगेगा। हमको फॉरेक्स रिजर्व चाहिए ताकि हम जो है इंपोर्ट को भरपाई कर पाएँ डॉलर दे करके। तो उस कंडीशन में जो है फॉरेक्स रिजर्व को जो है आरबीआई मेंटेन करता है, जिसके चलते जो है प्रिवेंटिंग द रुपीज़ फ्रॉम द ओवर एप्रिसिएशन एंड अंडरमाइनिंग एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस। तो एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस को बनाए रखने के लिए और रुपया ज़्यादा अप्रिसिएट ना हो जाए, उसके चलते जो फॉरेक्स मार्केट से जो है एक्सेस डॉलर को आरबीआई जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो पार्ट हैं, करंट अकाउंट पार्ट और कैपिटल अकाउंट पार्ट। करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, अगर सेपरेट किया जाए इसको, तो करंट अकाउंट में डे टू डे जो ट्रेड होने वाली चीज़ें हैं, गुड्स और सर्विसेज, उसके ट्रांजेक्शन को इंक्लूड किया जाता है, जिसमें जो है ट्रेड इन फिजिकल गुड्स और इनविजिबल सर्विसेज, मतलब जो ना दिखने वाली जो सर्विसेज हैं उसका ट्रांजैक्शन, और जो फिजिकल गुड्स जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो उस टाइप के गुड्स के जो ट्रांजैक्शन जो मेनू वैल्यू मिलती है वो हमारे करंट अकाउंट का पार्ट होता है। इसके जो है दो की सब डिवीजन है, जिसमें कि बैलेंस ऑफ ट्रेड है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो है गुड्स चालू होता है, और इनविजिबल ट्रेड्स में क्या होता है, सर्विसेज, ट्रांसफ़र और इनकम, ये तीन चीज़ें बोलते हैं। इसको एसआईटी भी शॉर्ट फॉर्म में याद करता है आदमी। सर्विस जो एक्सपोर्ट करते हैं वो, फिर ट्रांसफ़र वगैरह जो है, जैसे हमारे इंडिया से विदेश में जाकर के कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है और वो अपने पैसे को ट्रांसफ़र करता है, तो वो रिमिटेंस जो है वो ट्रांसफ़र का पार्ट हो जाता है, इनकम और ट्रांसफ़र। और विदेशियों से जो पैसा आता है उसको भी हम बोलते हैं ट्रांसफ़र इनकम। तो ये जो है इनकम और ट्रांसफ़र जो है विदेशों से जो आने वाला है वो इनविजिबल ट्रेड के रूप में आता है। तो करंट अकाउंट के दो पार्ट हो गए, बैलेंस ऑफ ट्रेड और इनविजिबल्स। फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड के जो गुड्स में क्या क्या आता है, जैसे कि मान लीजिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम करते हैं फिजिकल गुड्स, जिसमें कार आ गया, व्हीट, गैजेट, इस टाइप के जो है चीज़ें आती हैं जिसको हम टच कर सकते हैं। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि अगर हम इंपोर्ट, हमारा जो है एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट होगा। इससे क्या होता है, रेसेस द डिमांड फॉर द डॉलर, तो इसकी वजह से डॉलर का डिमांड बढ़ जाता है और हमारे जो है रुपीज़ पे प्रेशर आता है और हमारा जो रुपीज़ जो है डिप्रेशिएट हो जाता है। और इसी की वजह से जो है इंपोर्ट हमारा ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, और इसी की वजह से जो है हमारा रुपया जो है गिरता जा रहा है। और अभी जो है 93 से लेकर के 95 $1 के अगेंस्ट में हमारा रुपया हो गया है। सर्विस की बात अगर की जाए, जैसे करंट अकाउंट में दो पार्ट हुआ, बैलेंस ऑफ ट्रेड, दूसरा पार्ट हुआ हमारा इनविजिबल। तो सर्विस में क्या हुआ कि ट्रेड इन आईटी सेक्टर्स, बैंकिंग, टूरिज़्म, ये जो है इनविजिबल पार्ट होते हैं, जिसका जो है फिजिकल गुड्स जैसे कि होता है, उसमें क्रॉस बॉर्डर से संबंधित जो चीज़ें होती हैं ये इनविजिबल होता है। इंडिया जो है कंसिस्टेंटली जो है सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट में जो है सरप्लस रहा है, क्योंकि जो आईटी सेक्टर है, सॉफ्टवेयर सेक्टर है, वो हमारा जो है लीडिंग एक्सपोर्ट आइटम हो जाता है। ट्रांसफ़र और इनकम की बात की जाए तो ये भी क्या है, इनविजिबल्स आइटम में आता है। इसमें जो है जो हमारे इंडियंस के लोग जो बाहर जाते हैं सर्विस करने के लिए, वो रिमिटेंस देते हैं, वहाँ से अर्न करके इंडिया में जो भेजते हैं उसको रिमिटेंस भेजते हैं, रिमिटेंस बोला जाता है। ये जो है मेजर इन्फ्लो है इंडिया की ओर से। और इनकम कवर रिटर्न एंड फ्रॉम द ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट, और इंडियंस के द्वारा जो है ओवरसीज़ में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न मिलता है वो भी जो है ट्रांसफ़र और इनकम का पार्ट होता है, इनविजिबल इन करंट अकाउंट का पार्ट होता है। कैपिटल अकाउंट में क्या चीज़ें हैं, तो कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट फ्लो जो है वो डे टू डे जो है कंजम्पशन, उसको नहीं काउंट किया जाता है। इसमें जो है कैपिटल कैप्चर किया जाता है क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जिसमें करंट अकाउंट में हमारा डे टू डे ट्रांजेक्शन होता था, इसमें जो है क्या होता है कि ट्रांजेक्शन आर अबाउट ओनरशिप एसेट्स एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, नॉट परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो है कोई एसेट को ओनरशिप करता है कोई विदेशी कंपनी, तो उसको यहाँ पर जो है हम कैपिटल के रूप में काउंट करते हैं। जैसे कि एक हुआ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से जो है इन इंडियन बिजनेसेस, फैक्ट्रीज और एसेट्स में जो है कोई विदेशी कंपनी जो है कंट्रीब्यूट करती है, जो कि मोर स्टेबल और स्टिकी होता है, लेस लाइकली टू एग्जिस्ट सडनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्लोबल स्ट्रेस। अब कोई व्यक्ति जो है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में जो है एज ए बिजनेस पार्टनर इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में, तो वो क्या कि सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, इतना आसानी से जो है वो देश छोड़ करके बाहर एग्जिट नहीं कर सकता है। फिर एफआईआईज़ की बात की जाए तो ये क्या है, भले मतलब जो है कैपिटल का पार्ट होता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म होता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो पोर्टफोलियो फ्लो के माध्यम से जो है इंडियन स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये क्या है, मोर वोलेटाइल नेचर का होता है, क्योंकि एफआईआईज़ जो है आउटफ्लो कैन रैपिडली वीकेन द रुपीज़ ड्यूरिंग द ग्लोबल अनसर्टेनिटी।
एफआईआई के आउटफ्लो की वजह से जो है रुपीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। और अभी जो इंडिया में जो है जो रुपीज़ का डिप्रिसिएशन हो रहा है वो एफआईआई के आउटफ्लो के चलते ही हो रहा है। विदेशी जो है जो संस्था, इनको बोला जाता है विदेशी संस्थागत निवेशक, ये इंडिया से जो है पैसे अपने विड्रॉ कर रहे हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट की इक्विटी को और बॉन्ड को सेल करके कहीं और शिफ्ट होते जा रहे हैं। इसके चलते रुपीज़ पे प्रेशर आ रहा है, प्रेशर में इन द सेंस निगेटिव प्रेशर, जिसके चलते रुपीज़ डिप्रिसिएट हो रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट का जो है हमने जैसा डाटा बताया कि 1% हमारी जीडीपी का जो है अभी करंट अकाउंट डेफिसिट है। फॉरेक्स रिजर्व 13 मई 2026 का जो आंकड़ा बता रहा है कि $709 जो है $709 बिलियन जो है हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, जो कि इसमें जो है फॉरेन करेंसी एसेट्स होता है, गोल्ड होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है और रिवर्स ट्रांसपोजिशन जो आईएमएफ में होता है। ये सब चीज़ों को मिला करके 4 चीज़ें हुई। एक तो फॉरेन करेंसी हुआ, गोल्ड हुआ, स्पेशल ड्राइंग राइट हुआ, वो भी आईएमएफ के थ्रू ही होता है, और आईएमएफ का ही रिजर्व ट्रांसपोजिशन, ये मिलकर के जो है $709 बिलियन जो हमारे फॉरेक्स का जो है रिजर्व है। ये 12 महीने तक का जो है हमारा इंपोर्ट का कवर है। इंपोर्ट कवर इन द सेंस यहाँ पे क्या हुआ कि जितना भी हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट का जितना बिल आएगा उसको हम फॉरेन करेंसी में फॉरेक्स रिजर्व से अगर हम निकालेंगे तो 12 महीने तक जो है हम इंपोर्ट को जो है बियर कर पाएंगे। स्ट्रक्चरल पैटर्न की बात की जाए तो इंडिया हैज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज रन अ डेफिसिट, मतलब इंडिया हमेशा जो है करंट अकाउंट डेफिसिट ही रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो है ना इंपोर्ट का ही जो सबसे बड़ा जो बर्डन रहा है क्रूड ऑयल वगैरह का, उसके चलते कभी सरप्लस होना बहुत मुश्किल रहा है। अगर सरप्लस देखा जाए करंट अकाउंट के रूप में तो सरप्लस केवल 4 साल जो है वो रहा है फिस्कल ईयर में, एक 2001-2 में, 2002-3 में, 2003-4 में और 2020-21 में। 2020-21 कोरोना का कारण था, इस समय इंपोर्ट जो है सडनली रिड्यूस कर दिया गया था। 2001 से लेकर के 2004 तक का जो कार्यकाल था उसमें सॉफ्टवेयर सेक्टर में बूम आया था। उस सॉफ्टवेयर को जब हम एक्सपोर्ट कर रहे थे उसके चलते जो है हमारा करंट अकाउंट जो है सरप्लस था। अदरवाइज जो है हमारा करंट अकाउंट जो है वो 3-4%, 5% हमारी जीडीपी का चला जा रहा था। अभी कंडीशन सुधरते अभी हमारी जीडीपी का 1% करंट अकाउंट डेफिसिट है। हिस्टोरिकली कंटेक्स्ट देखा जाए कि इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था एक बार, क्योंकि इसको इसलिए भी जानना जरूरी होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाने की वजह से कि कितनी मतलब जो है क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है जो। और अभी हमारे देश में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, खास करके जिसको एलपीजी बोलते हैं, जिसमें जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो है 1991 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो किया गया था, वो एक कंपल्सन था। हमारे इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का मतलब जो है हम जो इम्पोर्ट कर रहे थे उस इम्पोर्ट को पेमेंट करने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं था। 1991 में क्या हुआ था, द क्राइसिस इन इंडियाज मोस्ट कंसिक्वेंशियल इकोनॉमिक टर्निंग पॉइंट। ये मोस्ट इकोनॉमिक कंसिक्वेंशियल टर्निंग पॉइंट क्यों था? क्योंकि यहाँ के बाद ही जो है हमारे यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ। वहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए पैसा नहीं था, और उस रिफॉर्म के बाद, ये एलपीजी रिफॉर्म के बाद धीरे धीरे जो हमारे यहाँ और भी इकोनॉमिक सीरीज वाइज जो है रिफॉर्म हुए, उसके चलते हमारे पास $709 बिलियन का भी फॉरेक्स बफर स्टॉक है हमारे पास। कैसे कैसे जो है इवेंट्स जो है फोल्डेड हुआ था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का, उसको देखें तो अगस्त 1990 में जो है ऑयल प्राइसेस जो है गल्फ वार हुआ था, इराक ने जो है कुवैत पे अटैक कर दिया। फिर अभी का जैसे सिचुएशन है कि क्रूड ऑयल का रेट बढ़ रहा, तो उसमें भी जो है ऑयल प्राइसेस जो है स्पाइक हुआ। इसके चलते जो है इंडिया का जो इम्पोर्ट बिल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और स्ट्रेसिंग फॉरेक्स रिजर्व, जिसके चलते जो है हमारे फॉरेक्स रिजर्व पे जो है वो स्ट्रेस आने लगा। फिर 1991 में क्या हुआ कि गल्फ वार और भी बढ़ता गया, इसके चलते मैसिव कैपिटल आउटफ्लो जो है एक्सीलेट हुआ। मतलब इंडिया से जो कैपिटल आउटफ्लो है, जो इन्वेस्टमेंट वगैरह था, वो भी जो है बाहर जाने लगा। उसके बाद और भी क्या चीज़ें हुई कि जो इंडिया के जो लोग गल्फ कंट्रीज में कार्य करते थे वो भी वहाँ से बाहर इंडिया आने लगे, तो उनसे जो रेमिटेंस मिलता था वो भी जो है वो रिड्यूस हो गया। तो द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन इज टर्न अनमैनेजेबल। यहाँ पे क्या हुआ, फिर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो सिचुएशन था वो अनमैनेजेबल सिचुएशन में आ गया था। मिड 1991 में क्या हुआ कि क्राइसिस जो है वो पीक पकड़ लिया। जो फॉरेक्स रिजर्व है हमारा वो बॉटम पे टच कर गया है। फॉरेक्स कवर ड्रॉप टू केवल 2 से 3 सप्ताह तक के जो इंपोर्ट होंगे उसको कवर करने के लिए जो है इंडिया के पास केवल हमारा फॉरेक्स रिजर्व था। साथ साथ जो है सोवरेन डिफॉल्ट, मतलब सोवरेन इन द सेंस गवर्नमेंट जो लोन लेकर रखा है उस लोन का जो है रिपेमेंट करना हो, इंटरेस्ट देना हो, उसके लिए भी इंडिया के पास जो है फॉरेक्स रिजर्व बचा नहीं था, डिफ़ॉल्ट होने का कंडीशन आया था। ये जो है फुल क्राइसिस जो है वो पूरा जो है पैनिक क्रिएट कर दिया था। 1991 में फिर जो है रिफॉर्म की जब बात की गई तो उस समय पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे मनमोहन सिंह। तो इन्होंने एक लैंडमार्क रिफॉर्म किया जिसके अंतर्गत जो है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर के आए। ट्रेड लाइसेंसिंग जो चलती थी उसको ख़त्म किया गया, रुपीज़ को जो है कन्वर्टिबिलिटी किया गया करंट अकाउंट में, और कैपिटल अकाउंट के लिए भी प्रपोजल रखा गया। एफडीआई के लिए जो है नए नए सेक्टर को ओपन कर दिया गया। मार्च 2026 का आंकड़ा देखा जाए तो हमारे पास जो है अभी 12 महीने तक के इंपोर्ट को कवर करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व है। कितना जो है चेंजेस आ गया इन 30 सालों में।
30 क्या 35 सालों में इतना सारा चेंजेस आ गया। तो ये जो है हमारा जो है बेसिक जो है हमने जो समझा करंट अकाउंट से संबंधित किस तरीके से चीज़ें जो है अनफोल्ड होती गई और हम जो है अब किस क्राइसिस सिचुएशन से लेकर के जो है अभी जो है एक सरप्लस पे हम बैठे हुए हैं। इसके साथ ही दोस्तों अपना ये वीडियो मैं सीरीज़ कंक्लूड करता हूँ। शायद ये वीडियो आपको किसी न किसी रूप में एक जनरल नॉलेज के रूप में भी हेल्प करेगा, एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन काफ़ी बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।